नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नेता विपक्ष राहुल गांधी वायनाड गए, वहां पर राहत कार्यों का जायजा लिया और कांग्रेस की तरफ से वायनाड में 100 मकान बनाने का ऐलान किया गया। और वहां पर जाकर राहुल गांधी ने किसी भी तरह की राजनीति नहीं की, ना एक शब्द केंद्र सरकार के खिलाफ बोला, ना एक शब्द मोदी सरकार के खिलाफ बोला। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐसा बयान दिया जो दिखाता है कि बीजेपी के नेता शायद ऐसी आपदा में भी अवसर तलाशते हैं और राजनीति करते हैं। ऐसा आरोप विपक्ष के नेता अब लगा रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई है। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का प्रस्ताव रखा गया है कांग्रेस की तरफ से और ये मांग की गई है। जयराम रमेश ने कहा है कि अमित शाह ने केरल में आपदा को लेकर, वायनाड में जो भूस्खलन को लेकर जो बोला है, तो वो उन्होंने झूठ बोला है सदन के पटल पर। दरअसल जब कई सांसदों ने सवाल उठाए कि भारत सरकार का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो पहले से ही चेतावनी देने का सिस्टम है, क्या वो काम नहीं कर रहा है? इसे लेकर अमित शाह विपक्षी नेताओं पर बरस पड़ते हैं और सारा दोषारोपण केरल सरकार पर मढ़ देते हैं। क्या कहते हैं अमित शाह? उसके बाद द हिंदू ने क्या फैक्ट चेक किया है और जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखते हुए क्या कहा है, पूरी कहानी आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले केरल सरकार को चेतावनी देने के मसले पर अमित शाह ने जो दावा किया था कि अग्रिम तौर पर ये चेताया गया था केरल सरकार को कि भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन केरल सरकार ने इंतजाम नहीं किया। अब अमित शाह के इस दावे में कितनी सच्चाई है? द हिंदू अखबार ने अमित शाह के दावे की पोल खोल दी है और उनके बयान का फैक्ट चेक किया है, क्योंकि अमित शाह ने दावा किया था कि केरल सरकार को एक हफ्ते पहले ही बता दिया गया था, चेताया गया था कि 23 तारीख को ही चेतावनी दे दी गई थी। तो अमित शाह के इस दावे पर द हिंदू अखबार क्या लिखता है, उसके लिए हेडलाइन आप पढ़िए। हेडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो है कि अमित शाह का जो दावा है कि वायनाड लैंडस्लाइड की जो जानकारी थी, जो वार्निंग थी, वो कितनी एक्यूरेट थी, इसको लेकर उन्होंने हेडलाइन छापी है। इसके बाद देखिए साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि 25 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट दिया गया था। इसके अलावा येलो अलर्ट दिया गया था 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई को। और येलो अलर्ट में क्योंकि कोई खास एक्शन की जरूरत नहीं होती और इन तमाम तारीखों में कहीं भी रेड अलर्ट नहीं दिया गया था। जब रेड अलर्ट होता है तो लोगों को विस्थापित किए जाने पर विचार किया जाता है, तमाम तरह के एक्शन लिए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया था। और केरल के सीएम ने भी इसे लेकर अमित शाह पर झूठ बोलने और राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस तरह की कोई चेतावनी नहीं आई थी और उन्होंने भी अमित शाह पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसके बाद जयराम रमेश ने भी जो है वो चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर अमित शाह के दावे को झूठा बताया है और झूठा बताते हुए कहा है उन्होंने कि जो है अमित शाह ने सदन में झूठ बोला है और इस चिट्ठी में उन्होंने 2 अगस्त 2024 की जो द हिंदू की रिपोर्ट है उसका जिक्र भी किया है। और क्या है उनकी चिट्ठी भी मैं दिखाना चाहूंगी। तो ये जयराम रमेश की चिट्ठी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें अमित शाह ने जो भी बोला है, द हिंदू ने फैक्ट चेक करके अमित शाह के दावे की पोल खोल दी है। तो इस तरह की जो सर दावे किए गए अमित शाह की तरफ से और जो राजनीति की गई, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जय संविधान। देखिए, जब मैं जय संविधान कहा करूं तो आप भी जय संविधान कहा कीजिए। ये दर्शकों ने कहा है कि निधि को भी जय संविधान बोलना चाहिए और देश को 142 करोड़ लोगों को जय संविधान से ही लोगों का अभिवादन करना चाहिए, बाकी अभिवादन बेकार। अच्छा चलिए, अब आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए एक बार क्या हुआ, शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का एक कॉन्क्लेव हुआ। अच्छा, उस कॉन्क्लेव में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए जो आप देखते हैं जी बिजनेस में और सीएनबीसी बाजार में लोगों को राय देते रहते हैं, ये खरीदो वो बेचो, वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उस कॉन्क्लेव में सारे एक्सपर्ट्स थे। तो उन्होंने पूछा दर्शकों से, ऑडियंस से पूछा, ये बताओ कि हम लोगों से तुम्हें कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। तो एक जो निवेशक था वो खड़ा हुआ, उसने कहा साहब आप जो एक्सपर्ट हैं, आपकी बात पे मैं बहुत ज्यादा मैंने फायदा उठाया। अच्छा, एक्सपर्ट बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा यार ये दर्शक जो है मेरा कोई फैन मिल गया, मेरी वजह से इसको शेयर मार्केट में फायदा हुआ। उसने अच्छा चलो डिटेल में बताओ कैसे फायदा हुआ। उसने कहा साहब ऐसे फायदा हुआ, जब आप कहते हैं शेयर खरीदो
तो मैं शेयर बेच देता हूं, और आप कहते हैं शेयर बेचो तो मैं शेयर खरीद लेता हूं, इस तरह से मुझे फायदा होता है। अरे निधि, मैंने जब जब इन्होंने हमारे एरिया में येलो अलर्ट जारी किया है, पानी नहीं बरसा है, और जब जब इन्होंने कहा है कि सूखा रहेगा 5 दिन पानी नहीं बरसेगा, पानी बरस गया है। अरे वही स्थिति जो शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स की है, वही हमारे आईएमडी की, मैं मानहानि नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही स्थिति है। अब ये एक संयोग है कि उन्होंने कहा कि येलो अलर्ट, और येलो अलर्ट के हिसाब से, लेकिन पानी बरसा रेड अलर्ट के हिसाब से। आपने चेतावनी दी येलो अलर्ट की और पानी बरसा। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये इस प्रकार की चेतावनी देते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर बादल फटे हैं, शिमला के अंदर बादल फटा है, केदारनाथ के अंदर लोग जो है बिल्कुल परेशानी की स्थिति में हैं, वहां भी बादल फटे हैं जैसा बताया गया है। अमरनाथ यात्रियों में भूस्खलन हुआ है। तो ये बताइए, आईएमडी ने, जहां उत्तराखंड में आपकी सरकार है, जम्मू एंड कश्मीर में आपके राज्यपाल बैठे हुए हैं, वहां आपने चेतावनी जारी क्यों नहीं की? क्या आपको जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के लोग प्यारे नहीं है? ये चीज हिमाचल में भी हुई, ये हर जगह हुई। तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी भूस्खलन होगा, या कहीं भी बादल फटेगा, या कहीं भी सूखा पड़ेगा, तो हम जो है उसमें 100 बार भविष्यवाणी करेंगे और 5 बार ठीक हो जाएंगी। तो 5 बार उन जगह आप ठीक करने पर उन मुख्यमंत्रियों को दोष देंगे जहां विपक्षियों के मुख्यमंत्री होंगे। अरे आप देश की संघीय व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं क्या? आप देश को एकजुट रहना देने नहीं चाहते क्या? केरला में अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका जीता है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है, कम से कम केरला के लोग वास्तविकता में प्रबुद्ध हैं। उस केरला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर भी बने, उन्होंने पहले दिन स्टेटमेंट दिया, मेरी कोई इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी से, कांग्रेस से खिलाफत नहीं है, हम मिलजुल के काम करेंगे, आई एम ए सेकुलर। यह है केरला के लोगों की प्रबुद्धता। और क्योंकि आपको वहां सीटें नहीं मिलती और वहां के लोग आपको वोट नहीं देते, आप उनके मानहानि करेंगे, आप उनके जो लोग। तो ये जो असल में हो क्या रहा है, देखिए मुश्किल क्या है निधि। एक है वो अनुराग गोली सिंह ठाकुर, एक है कंगना रनौत, एक है वो संबित पात्रा जी, वो जो डॉक्टर हैं लेकिन ओएनजीसी के बोर्ड में ऑयल एक्सपर्ट है। इन तीनों में कंपटीशन चल रहा है गाली देने का, और गाली देने से अब उनको लगा अमित शाह जी को कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी मुझे हटा दें और इनको गृह मंत्री बना दें, क्योंकि भाई गृह राज्य मंत्री तो टेनी महाराज थे जिन्होंने 5 किसानों की हत्या की थी, उनके बेटे ने, और वो जेल में हैं। और उस समय टेनी महाराज ने यह भी कहा था कि अगर ये पाया गया तो राजनीति छोड़ दूंगा, और ये वहां था ही नहीं, ये तो दूसरी जगह था, और प्रूव हो गया, फिर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन राजनीति में नहीं छोड़ी, मंत्री पद में नहीं छोड़ा। ये तो जनता ने धक्के मार के उनको लखीमपुर खीरी से हरा के भेज दिया। तो अमित शाह जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और झूठ की प्रतियोगिता में सबसे आगे रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देश को तोड़ देंगे। दक्षिण वालों को पहले से ही ये लग रहा है कि उत्तर वाले उनके साथ अन्याय करते हैं, उत्तर भारत वालों को लग रहा है कि उनके साथ गुजरात वाले अन्याय करते हैं, महाराष्ट्र वालों को लग रहा है, राजस्थान वालों को लग रहा है कि गुजरात उनके साथ अन्याय करता है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देके आपने कर्नाटका में तो बीजेपी की ऐसी की तैसी करवा दी, आप पूरे साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी को साफ क्यों करना चाहते हैं? अरे केरला के मुख्यमंत्री क्या वो भारत को प्यार करने वाले, अपनी देश की जनता को प्यार करने वाले नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, जो जहां पे उनकी सरकार ना बनी, वो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी लोग हैं। ऐसे ही तो आप सिखों के खिलाफ करते हैं, ऐसा ही तो आप मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। तो आप देश को तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? महाराज आप देश के गृह मंत्री हैं, जो वो हो रही है ना आपराधिक घटनाएं, आपने बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे और वहां के जो अधिकारी थे उनको हटा दिया वहां से, क्योंकि वो अकर्मण्य थे। तो अगर वो अकर्मण्य थे तो आप कितने कर्मशील हैं? आपके यहां तो रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, रोज देर गुड्डाएं हो रही हैं, रोज ब्रिज टूट रहे हैं, और उसकी भी क्या जिम्मेदारी? या बिहार में अगर पुल टूट रहे हैं तो नीतीश कुमार को कहेंगे एक अकर्मण्य मुख्यमंत्री हैं, वो उनको पद से हट जाना चाहिए। तो आप ये जो भेदभाव कर रहे हैं अपनी सरकार का और जो सरकार आपकी नहीं है उसके बीच का, ये अनुचित है। और अमित शाह जी, आप वास्तविकता में गृह मंत्री बनने योग्य नहीं।
जी सर, और जयराम रमेश के अलावा कई लेफ्ट के सांसदों ने भी अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में इतनी भयंकर आपदा आई हुई है और देश के गृह मंत्री सदन में झूठ बोलकर चले गए। और उन सभी सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मांग की है कि अमित शाह को नोटिस जारी किया जाए, उन्हें सफाई देने को बोला जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री सफाई देंगे और क्या उपराष्ट्रपति एक्शन लेंगे? देखिए, ना तो उपराष्ट्रपति इसका नोटिस लेंगे और ना अमित शाह माफी मांगेंगे। अमित शाह या इनके मंत्री, जो पहले इन्होंने कहा भी था एक बार राजनाथ सिंह के कि हमारे एनडीए के जमाने में हम रिजाइन नहीं करते। लाल बहादुर शास्त्री 2 लोगों की मौत पर रिजाइन कर सकते हैं। जो वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, वो केवल ये उनकी फोटो छप गई थी कि जब बाढ़ हो रही थी तो वो ड्रेस बदल के आ गए थे, तो ये कहा गया था कैसा गृह मंत्री है। अरे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो ड्रेस ही बदलते हैं, इसके अलावा करते क्या है। तो वास्तविकता में न वो रिजाइन करेंगे, न वो माफी मांगेंगे, न वो कुछ करेंगे, होगा कुछ नहीं। लेकिन ये चीज भूल रही है भारतीय जनता पार्टी निधि, ये चीज भूल रही है, जब आप झूठ बोलते थे और सांप बन के निकल जाते थे, सोशल मीडिया आपके साथ था। आज के तारीख में सोशल मीडिया आपके साथ नहीं है। यूट्यूब चैनल्स ने आफत मचा रखी है आपकी। ओटीटी अब आप किसी गोदी मीडिया को देख लीजिए, सारे दिन आप लोगों को गाली देते हैं, हम लोगों को गाली देते हैं। मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, बड़ी हंसी आती है, बड़ा आनंद आता है जब मैं गोदी मीडिया में जाता हूं और वो मुझे गाली देते हैं और कहते हैं कि यूट्यूब। अरे मैंने कहा यार, इसका माने तीर जो है निशाने पे लगा है, चोट लगी है। झूठ बोलने वालों को हम एक्सपोज करेंगे, देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने वालों को हम एक्सपोज करेंगे। हम महात्मा गांधी को जिता के मानेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे और गोडसे जैसे लोगों को दोबारा पनपने नहीं देंगे। और आपका भारतीय जनता पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह, अगला चुनाव चिन्ह बाल्टी होने वाला है, नीली बाल्टी, उनको हम चेतावनी देते हैं कि देश को तोड़ने और झूठ बोलने और संसद की मर्यादाओं का ध्यान रखिए, वरना इस बार जनता महाराष्ट्र में आपकी ऐसी स्थिति बना देगी कि हिंदुस्तान में फिर क्या होगा आप जानते हो। जी बिल्कुल सर, और ये लगातार हो रहा है ऐसा। और राहुल गांधी जब वायनाड पहुंचे थे तो वहां जाकर उन्होंने बयान भी दिया था। पहले उनका बयान सुनते, इसके बाद चर्चा करें। As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area. And I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. Are we going to take up any proactive measures to put an end to these kind of tragedies? Yes, that is part of the discussion, but right now the focus is on finding the bodies of people, finding potential survivors, and making sure that they are comfortable in the camps, and also rehabilitating people. I think rehabilitation is going to be a very important issue. What a lot of the survivors have told me, is that they do not want to go back to that area. So I think it's important that they are rehabilitated, but rehabilitated in a safe area and are not forced to go back. So these are the things that we have already raised with the government of Kerala. Thank you very much. तो सर, राहुल गांधी जो है वो वायनाड पहुंचे और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वायनाड में कांग्रेस अपने स्तर पर 100 से ज्यादा घर बनाएगी लोगों के लिए। और जब मणिपुर जलने लगा, राहुल गांधी वहां पर भी 3 बार गए, किसान रोंदे गए, राहुल गांधी वहां भी गए, वायनाड तबाह हुआ तो वहां पर भी गए। लेकिन पीएम मोदी खुद कहीं नहीं जाते हैं, चुनावी रैलियों में केवल वोट मांगने जाते हैं। और जब राहुल गांधी
चाहे वो अपना राज्य हो, चाहे वो बीजेपी का राज्य हो, वो हर जगह जाते हैं। इसके बाद भी उनके खिलाफ और इस प्राकृतिक आपदा में जिसमें उनका तो कोई हाथ ही नहीं है, इस तरह की राजनीति क्या करनी चाहिए? नहीं नहीं, मोदी जी जाते तो हैं। अभी थोड़े दिन पहले रूस घूमने गए थे, उसके बाद यूक्रेन घूमने गए थे, उसके पहले इटली घूमने गए थे, चीन 8-10 बार घूम आए जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान चले गए थे बिरयानी खाने। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं जाते, मोदी जी जाते हैं, लेकिन इस समय मौसम थोड़ा खराब है, इस समय पानी बरस रहा है, उमस बहुत ज्यादा है, तो इस समय उन देशों में जाते हैं जहां मौसम ठीक है, तो मोदी जाते हैं। अच्छा चलिए, अब ये राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस वाले 100 मकान बना के देंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक मुकेश अंबानी जी से। मुकेश अंबानी जी अपने बेटे, अपने प्रिय बेटे, हम उसे आशीर्वाद देते हैं आपके बेटे को, उस पे 5,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। चांदी के, सुना है कि वहां कुर्सियां लगी थी और चांदी की प्लेटें थी और पता नहीं क्या क्या किया आपने। अरे मुकेश अंबानी साहब, आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम दिल को पसीजिए, आपका दिल पसीजना चाहिए। कम से कम अगर कांग्रेस 100 मकान बना रही है, 1,000 मकान बना के दीजिए वायनाड के लोगों को। और जहां इस प्रकार की दुर्घटना हो, जो ये 20-20 लाख करोड़ रुपए आप कमा के बैठे हुए हैं और 100-100 कमरे के मकान और पता नहीं 3-4 फ्लोर तो आपके कारों को रखने के लिए है। हमारी देश की गरीब जनता जिनसे आपने पैसा चूसा है, उनको पैसा वापस कीजिए, उनको मकान दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी से मेरा निवेदन है, पीएम केयर फंड में जो पता नहीं कहां से पैसा ले लिया है, चुनावी बॉन्ड में पता नहीं कहां से पैसा ले लिया है, 2-4 हजार करोड़ रुपए वायनाड की जनता को दीजिए, चाहे उसने राहुल गांधी को जिताया है। ये देश का स्थान है, वायनाड भारत से बाहर नहीं है। और शिमला के अंदर जो बादल फटा है, जो केदारनाथ के अंदर बादल फटा है, जहां जहां ये दुर्घटना हो रही है, पीएम केयर फंड से पैसा दीजिए, वरना हिसाब दीजिए कि आपने पीएम केयर फंड में कितना पैसा इकट्ठा किया, किस किस से इकट्ठा किया, और पीएम केयर फंड से इस समय वायनाड की जनता को 2-4 हजार करोड़ रुपए क्यों नहीं मिल रहे। और मुकेश अंबानी साहब, 1,000 मकान बनाने की घोषणा शाम तक कृपा करके कर दीजिए, वरना मेरे पास थोड़े बहुत शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री के, बेच दूंगा। जी बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। और लेकिन ऐसा पीएम मोदी मुझे नहीं लगता कि करेंगे। और सर उनके सांसदों की क्या हालत है, किस तरह के सांसद उन्होंने बनाए, किस तरह के मंत्री बनाए हैं। आप देखिए कि एक सांसद ने पूछा, एक विपक्ष की सांसद ने पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या नियम है, तो मंत्री जी को ये भी समझ नहीं आया, वो पहले से जो लिख कर लाए थे वही पढ़ने लगे। उसके बाद स्पीकर महोदय ने क्या कहा और क्या किया, एक बार वीडियो में दिखाना चाहूंगी। मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल है और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी, आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर, मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष। हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको, प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि एक मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। तो देखिए सर कि जो अपने विभाग का जो मंत्री है, उसको अपने विभाग के बारे में इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज होगी, कि उनको अपने विभाग के बारे में पता हो,
उनको ये भी नहीं पता है। तो किस क्राइटेरिया के आधार पर इन सभी को मंत्री बना दिया जा रहा है? आपने देखा कि ओम बिरला ने भी डांट कर बैठा दिया उनको। नहीं नहीं, देखिए केवल एक ही क्राइटेरिया है कि आप राहुल गांधी को और कांग्रेस को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को और पंडित मोतीलाल नेहरू को और औरंगजेब को, जहांगीर को, टीपू सुल्तान को, आज से 500 साल 600 साल पहले जितने भी लोग हैं उनको गालियां कितनी दे सकते हो, इसी आधार पे आपको टिकट मिलता है और आप जीत के आते हो। देखिए आप तो ये मंत्री महोदय की बात कर रही हैं, निधि। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो बुलडोजर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट दिया। विधानसभा के अंदर, लखनऊ के अंदर एक मोटरसाइकिल में एक बच्चा और बच्ची जा रहे थे। 18-20 लोगों ने घेर के उनके साथ उत्पात मचाया, पानी फेंका, लड़की को मोटरसाइकिल से नीचे घसीट लिया और बेहूदगी हुई। ये लखनऊ के अंदर हुआ। ये जो नवाबी शहर लखनऊ है, जिसमें मैं रहा और जिसमें मुझे गर्व है वहां के लोगों की भाषा पे और संस्कारों पे, ये 10 साल के अंदर जब ये मोदी और योगी की सरकार आई है, ये संस्कारों की स्थिति पहुंच गई है। योगी जी ने स्टेटमेंट क्या दिया? 2 नाम लिए और 2 नाम एक मुसलमान का लिया और एक यादव का लिया। उसमें एक अमन गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है। अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखता है कट्टर हिंदू, और भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं के उसका साथ। जो वीडियो दिख रही है, फोटो दिख रही है, जो इस मुसलमान और यादव का नाम लिया गया है, वो भीड़ में सामने नहीं है, पीछे हैं। और जो लोग बेहूदगी कर रहे हैं वो आगे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन केवल देखिए, कभी यादवों के पीछे पड़ जाएंगे। अरे क्या भगवान श्री कृष्ण की संतान यदुवंशी जो हैं वो इस देश के हमारे देश के नागरिक नहीं है? कभी ये जाटों के पीछे पड़ जाएंगे, कभी ये ब्राह्मणों की ऐसी की तैसी करेंगे। अरे बताइए, माता प्रसाद पांडे को अगर नेता विपक्षी दल, अगर समाजवादी पार्टी ने बनाया और ब्राह्मणों को सम्मान दिया, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? आप जो है अपने केशव प्रसाद मौर्य का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप ब्रजेश पाठक का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा, जाटों का भी अपमान करते हैं आप, यादवों का भी अपमान करते हैं आप, कुर्मियों का भी अपमान करते हैं। आपको जहां मौका मिलता है, जहां फायदा होता है, वो धर्म और जात। अरे क्या हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? योगी जी ये बात कर रहे हैं केवल इसलिए कि क्योंकि यादव ज्यादातर जो है समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तो आप यादवों के खिलाफ सामाजिक विद्वेष पैदा कर रहे हो। कोई यदुवंशी दिखेगा तो दिमाग में आएगा, अरे ये तो वो हैं, ये तो पानी वो करते हैं। अरे भैया, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें हर साहू भी हैं, उसमें बनिए भी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, और कांग्रेस के लोग भी होंगे, और समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे। लेकिन तुमने लखनऊ के संस्कारों को इतना दूषित कैसे कर दिया, उसका दोष तुम्हारे पर है बुलडोजर मंत्री जी। जी सर, बिल्कुल सही बात है, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इतनी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि जब इस तरह की राजनीति की जाएगी तो ज़ाहिर तौर पर कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग खिलाफ भी रहेंगे। और इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, इसका विरोध जो है वो उनकी सहयोगी पार्टियां भी कर रही हैं, उनके खुद के विधायक भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको सर कि इस तरह का कानून योगी सरकार को बनाना चाहिए था? क्योंकि बनाया तो 2 दिन में ही केवल ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि विरोध इसका इतना ज्यादा चालू हो गया था सर। देखिए, कानून का उपयोग ये केवल गरीबों को, कमजोर को पीड़ित करने के लिए करते हैं। आप ये बताइए, बुलडोजर जहां मनाता वहां चला देते हैं, बिना कानून के, कोई नोटिस नहीं देते। और जहां हम जैसे लोगों का मसला होता है, मैं पहले भी कार्यक्रम में बताया, पड़ोसी का पूरा मकान अवैध है, उसके बावजूद आगे पीछे लीगल कंस्ट्रक्शन करा रखा है। अच्छा, मैं 25 बार गया वहां टाउन कंट्री प्लानर के यहाँ, पहले सुनी नहीं मेरी बात, 1 महीने मुझे टरकाते रहे। 1 महीने के बाद नोटिस दिया, फिर कहने लगे कि साहब हाँ ये तो इलीगल है। एक नोटिस दिया, फिर दूसरा नोटिस दिया, फिर तीसरा नोटिस दिया, तब तक उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लिया और फिर जाके कोर्ट से रेस्ट्रेंट ऑर्डर ले लिया।
वहां कानून का पालन करेंगे क्योंकि वो गुंडा है और गरीब की झोपड़ी गिरानी है, उनकी बस्तियां जलानी है, उसको बुलडोजर से तोड़ना है, वहां कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है 1 महीने की, यहां 3-3 नोटिस देंगे, वहां कुछ नहीं देंगे। तो कानून देखिए कुछ बना लीजिए। ये जो नजूल की लैंड का मसला है, ये गरीबों की लैंड का मसला है। इन दुष्टों को क्या दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर्स, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहां बेसमेंट बनाया है, बेसमेंट के अंदर ऑफिसेज बना रखे हैं, कमर्शियल ऑफिस चल रहे हैं, कमर्शियल दुकानें चल रही हैं, और ये पैसा वसूली गैंग्स हैं। कानून जो बनाए जाते हैं, जो मेरा आरोप है, कानून बनाए जाते हैं केवल इसलिए कि कानून तोड़ने वालों को डराया जा सके, धमकाया जा सके और उनसे पैसा वसूली की जा सके। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि जो ये मैंने बताया कि जिस तरह से अमित शाह ने झूठ बोला है और इसको लेकर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियों ने आवाज उठाई है और द हिंदू ने भी इसको लेकर आर्टिकल भी छाप दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने की, क्या कुछ होने की उम्मीद है? और क्या आपको लगता है कि अब कम से कम अमित शाह इस तरह का झूठ नहीं परोसेंगे संसद के अंदर? नहीं नहीं, देखिए वो आप संस्कार होते हैं हर आदमी के, अब वो परोसेंगे कि नहीं परोसेंगे डिपेंडेंट है उनके संस्कार कैसे हैं। मेरे संस्कार जो हैं वो हैं और मैं उस पर अडिग हूं। मुझे आप निधि कोशिश करा लीजिए, मुझे दुनिया का कोई प्रलोभन दिला दीजिए, कोई प्रलोभन, मध्यम वर्ग का साधारण जीवन है मेरा, कोई हमारे शौक नहीं है, कोई खर्चे नहीं है, कुछ नहीं है। आप मुझे 1000 करोड़ दिलवा दीजिए तो भी मैं गांधी जिंदाबाद कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा गोडसे जिंदाबाद। ये मेरे जीवन के सिद्धांत हैं। अब अमित शाह जी के क्या सिद्धांत हैं ये अमित शाह जी जाने, लेकिन हां, मैं देश के प्रधानमंत्री से यह निवेदन करता हूं, मोदी जी, अमित शाह आपके लिए लायबिलिटी बन गए हैं, इन्हें हटा दीजिए, इन्हें गृह मंत्री पद से हटा दीजिए, वरना ये आपको, इन्होंने कर्नाटका में जाके आपको इलेक्शन हरवाया है, महाराष्ट्र में जाके शरद पवार पे अटैक करके आपको इलेक्शन हराया है और ये आपकी नाव में छेद कर रहे हैं। तो अमित शाह जी को, मोदी जी, आपसे निवेदन है, अगर 2-4 महीने आप प्रधानमंत्री और बने रहना चाहते हैं तो अमित शाह को पद से हटा दीजिए। अमित शाह जो उनके संस्कार हैं, अपने बेटे को, जय शाह को, उन्होंने बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी तो बना दिया, हजारों करोड़ों में तो खिलवा दिया, और हमारे देश की जनता और मेरे बच्चे और मेरे स्टूडेंट जो है उनको कांवड़ में यात्रा करने के लिए लगा दिया, और अपने बच्चों को विदेश, शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, आप जितने मंत्री हैं उनके सबके बच्चों के बारे में पता चला लीजिए, सब विदेश में रह रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं और मुसलमानों देशों में रह रहे हैं, वो कुवैत में और दुबई में, और जो बड़े बड़े नेशनल एडवाइजर्स हैं उनके बेटे पाकिस्तान से और चीन से उनके व्यवसायिक संबंध हैं, और हमारे बच्चों को भड़काते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने बच्चों को मुसलमान देशों में पैसा कमाने के लिए भेजते हैं। जी, और सर इस बीजेपी ने लोगों के मन में कितना जहर भर दिया है, उसकी एक वानगी आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है कि आगरा ताजमहल के अंदर कब्र पर अखिल भारत हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गंगा जल चढ़ाया और इसके बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया और गेट पर पहले रोक दिया गया था, लेकिन ये लोग बिस्लरी की बोतल में फिर पानी लेकर अंदर चले गए। और आप बताइए कि इस तरह का जहर भरा हुआ है कि ये कब्र के ऊपर गंगा जल डाल रहे हैं। नहीं नहीं, ये जहर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है देश को तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सामाजिक एकता, अखंडता महसूस नहीं है, उन महसूस नहीं करते। वो 2 नेशन थ्योरी देने वाले उस जगह के जो नेता थे वही थे जो 2 नेशन थ्योरी जिन्होंने दी थी। हिंदू मुसलमान पे देश का बंटवारा करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया बने जहां हम लोग शासन करें। लेकिन अब इनको मिल गए मुसलमान 20 करोड़, अब उनको अपना, अच्छा अब कहते हैं हम साहब एक बृहद हिंदुस्तान बनाएंगे। अरे तुम 20 करोड़ को तो झेल नहीं पा रहे तुम्हारे अनुसार, हमें तो कोई परेशानी नहीं, हमको तो 20 करोड़ मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं और 1 करोड़ सिख बहुत अच्छे लगते हैं। और इन लोगों को अगर 20 करोड़ मुसलमान ये नहीं झेल पा रहे हैं, उनकी वजह से 120 करोड़ हिंदू खतरे में हैं। अगर अफगानिस्तान मिला लिया, अगर पाकिस्तान मिला लिया,
वो 70 करोड़ हो जाएंगे, तुम 120 करोड़ रह जाओगे, तब कैसे झेलोगे? लेकिन कोई अकल लगाने की यूज की जरूरत नहीं है। टीपू सुल्तान पे ले जाओ, यहाँ तेजो महल था, वहां फलाने का महल था। अरे भैया हमें नौकरी दे दो, हमारी बेरोजगारी दूर कर दो, हमारी महंगाई कम कर दो, रेल दुर्घटनाएं रोक दो, सड़कों को टूटना रोक दो, अपने संसद को कम से कम चूने से रोक दो। अरे यार ये बताओ निधि, मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूं इसको 22 साल से मैं रह रहा हूं, सस्ता फ्लैट है, कोई बहुत महंगा फ्लैट तो है नहीं, मेरे तो दीवार कभी छत छुई नहीं। अरे थोड़े से, अच्छा कितने, आप जरा सर्वे करा लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, साइड की दीवारें तो सीलन आती है, ऊपर की दीवार कहां छूती है? ये 1200 करोड़ का बना हुआ संसद छूने लगा, हजारों करोड़ का राम मंदिर जो बनाया वो छूने लगा। अरे तुम यार गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर्स महाराज, थोड़ा सीमेंट भी डाल दिया करो, केवल ये जो रेत है उससे भवन मत बनाया करो। सड़कें बन रही हैं, लोग बता रहे हैं कि बरसात के बाद उसका क्या हाल हो गया है, पूरे सोशल मीडिया पे चीजें घूम रही हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए, बेहद सार्थक चर्चा जय रही संविधान, जय जय संविधान। संविधान। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर अमित शाह ने सदन के अंदर झूठ बोला, उसको लेकर प्रस्ताव लाई है कांग्रेस और तमाम सांसदों ने अपील की है जगदीप धनखड़ से कि अमित शाह सदन में आकर सफाई दें और इस पर माफी मांगे। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।